नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीएस नगरी पे। दोस्तों, हम लोग का फिजिकल ज्योग्राफी चल रहा था और फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोगों ने किया था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जिसमें हम लोगों ने बात की थी 3 अध्ययन के बारे में बात की थी। घनत्व पर आधारित अध्ययन, ताप और दाब पर आधारित अध्ययन और तीसरा था हमारा भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन। तो उसी पे हमारी चर्चा चल रही थी। तो देखिए क्या बताया गया था। इसमें बताया गया था कि पी तरंगे जो हैं वो आपकी सभी माध्यम में गमन कर सकती हैं। पी तरंगे क्या हैं? सभी माध्यम में गमन कर सकती हैं। और एस तरंगे जो बताई गई थी वो केवल ठोस माध्यम में गमन कर सकती हैं। तो इसमें देखिए बताया गया था कि ये जो पी तरंगे हैं ये क्या है, रेड वाली हैं, और एस तरंगे जो हैं ब्लैक वाली हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही पी तरंगे क्रस्ट और मैंटल में प्रवेश करती हैं तो यहाँ पे देखिए पी तरंगों के साथ साथ एस तरंगों का भी प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। मतलब पी तरंगों के साथ साथ एस तरंगे भी चल रही हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे ही ये देखिए ये लाइन है, ठीक है, ये आउटर कोर की लाइन है, ये जैसे ही आउटर कोर में प्रवेश करती हैं आउटर कोर में, तो यहाँ पे एस तरंगे जो हैं विलुप्त हो जा रही हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ब्लैक वाली नहीं आ रही है, ठीक है, मतलब ये एस तरंगे जो हैं वो नहीं आ रही हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो है आउटर कोर ये हमारा कैसा है, तरल अवस्था में है। कैसे अवस्था में है? तरल अवस्था में है। और यहाँ पे हमें एक चीज और देखने को मिली कि ये पी तरंगे जो हैं यहाँ पे आई, प्रवेश करी। ये जो है गुटेनबर्ग है, गुटेनबर्ग और सांतत्य में जैसे ही प्रवेश करा इसने, तो यहाँ पे जो आउटर कोर है यहाँ पे पी तरंगों में गति जो है ये कम हो गई, ठीक है। पी तरंगों की जो गति थी ये धीमी हो गई। लेकिन जैसे ही ये आउटर कोर से बाहर आती हैं, इनर कोर में प्रवेश करती हैं, यानी लहमन में जैसे ही ये प्रवेश करती हैं, तो यहाँ पे पी तरंगों में आकस्मिक गति हमें देखने को मिली, ठीक है। इनकी जो थी, इनकी गति में क्या था, वृद्धि हो गई, ठीक है, आकस्मिक वृद्धि देखने को मिली। और इससे हमें यह स्पष्ट हो गया कि जो इनर कोर है ये कैसी अवस्था में है, ठोस या जमी हुई है, ठीक है। इनर कोर कैसी है, ठोस अवस्था में है या जमी हुई है। ओके, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक बताया गया था। अब देख लीजिए आगे, इनको लिख लीजिए। तो लिखिए इनर कोर, इनर कोर के पी तरंग में वृद्धि से यह पता लगता है, इनर कोर के पी तरंग में वृद्धि से यह पता लगता है कि इनर कोर जमी हुई या ठोस अवस्था में है, कि इनर कोर जमी हुई या ठोस अवस्था में है। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, लिखिए भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन के अनुसार, भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन के अनुसार भूकंप की उत्पत्ति पी, एस और एल तरंगों के मूल से होती है। इसमें पृथ्वी के अंदर की परतों में चलने वाली, इसमें पृथ्वी के अंदर की परतों में चलने वाली पी और एस तरंगों की सहायता से भूगर्भ की भूभौतिकी विशेषताओं का वर्णन किया जा सकता है। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, लिखिए भूकंपी गति का पदार्थ के घनत्व से सीधा संबंध होता है। भूकंपी गति का पदार्थ के घनत्व से सीधा संबंध होता है। इसलिए पृथ्वी के अंदर की परतों में जाने से घनत्व में वृद्धि के साथ भूकंपी तरंगों की गति में भी वृद्धि होती है। इसलिए पृथ्वी के अंदर की परतों में जाने से घनत्व में वृद्धि के साथ भूकंपी तरंगों की गति में भी वृद्धि होती है। जहां समान रासायनिक संरचना और संगठन से निर्मित, जहां समान रासायनिक संरचना और संगठन से निर्मित परतों से तरंगों का मार्ग सीधा होता है, से निर्मित परतों से तरंगों का मार्ग सीधा होता है, वहीं पृथ्वी के आंतरिक परतों में, वहीं पृथ्वी के आंतरिक परतों में भूकंपी तरंगों के वक्राकार मार्ग के कारण यह प्रमाणित हुआ कि विभिन्न रासायनिक संरचना और संगठन से निर्मित परतों के घनत्व में वृद्धि होती है। यह प्रमाणित हुआ कि विभिन्न रासायनिक संरचना और संगठन से निर्मित परतों के घनत्व में वृद्धि होती है। पी तरंग सभी प्रकार के माध्यम में गमन कर सकती हैं। पी तरंग सभी प्रकार के माध्यम से होकर गमन कर सकते हैं, जबकि एस तरंग केवल ठोस माध्यम में गमन करते हैं, जबकि एस तरंग केवल ठोस माध्यम में ही गमन कर सकते हैं। आगे लिखिए क्रस्ट और मेंटल में पी तरंग के साथ एस तरंग का प्रभाव होने के साथ, क्रस्ट और मेंटल में पी तरंग के साथ एस तरंग का प्रभाव होने के साथ
यह स्पष्ट हो गया कि क्रस्ट और मेंटल के पदार्थ ठोस अवस्था में हैं। वहीं वहीं गुटेनबर्ग और सांतत्य के वहीं गुटेनबर्ग और सांतत्य के बाद इस तरंग के विलुप्त हो जाने के कारण यह प्रमाणित हो गया कि वहीं गुटेनबर्ग और सांतत्य के बाद इस तरंग के विलुप्त हो जाने के कारण यह प्रमाणित हो गया कि बाह्य कोर या आउटर कोर के पदार्थ तरल अवस्था में हैं। बाह्य कोर या आउटर कोर के पदार्थ तरल अवस्था में हैं। आउटर कोर में पी तरंग की गति की दर कम हो जाती है। आउटर कोर में पी तरंग की गति की दर कम हो जाती है, जबकि लहमन और सांतत्य के आंतरिक लहमन ये देखिए जबकि लहमन और सांतत्य के आंतरिक कोर या इनर कोर में प्रवेश करते ही पी तरंगों में होने वाली आकस्मिक वृद्धि के कारण यह स्पष्ट हो गया कि इनर कोर जमी हुई या ठोस अवस्था में है। प्रमाणित हो गया कि या स्पष्ट हो गया कि इनर कोर या आंतरिक कोर जमी हुई या ठोस अवस्था में है। इस प्रकार भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन के द्वारा ही भूगर्भ की भूभौतिकी विशेषताओं का वैज्ञानिक वर्णन संभव हो सका। ओके, क्लियर है? अब आगे देखिए, इसको इरेज कर देते हैं। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, अंतर्जात बल या इंडोजेनेटिक फोर्स। क्या है? अंतर्जात बल। देखिए, अंतर्जात बल जो है ये पृथ्वी के आंतरिक भागों में उत्पन्न होता है, ठीक है। और बल की तीव्रता के आधार पर इसका वर्गीकरण कर लेते हैं कि इसकी तीव्रता क्या होती है। जब उत्पन्न होता है तो इसमें कोई ना कोई तीव्रता होगी, ठीक है, कोई ना कोई गति होगी। देखते हैं इसको बल की तीव्रता के आधार पर इसको दो भागों में आप विभक्त कर लीजिए, एक कम तीव्रता और एक अधिक। देखिए, बल की तीव्रता के आधार पर वर्गीकरण के आधार पर वर्गीकरण। ओके, तो एक तरफ अधिक तीव्रता और दूसरा कम तीव्रता, ठीक है। अब देखिए, जब कम तीव्रता में क्या होगा, पटल विरूपण संचलन होगा, ठीक है। पटल विरूपण संचलन जैसे कि जो पर्वतों का निर्माण होता है या हिमालय का बढ़ना, ये आप लोगों को पता नहीं चलता है, ठीक है। ये जो है ये कम तीव्रता वाली है, ठीक है। और जैसे अधिक तीव्रता में क्या होगा, जिसमें आकस्मिक संचलन आ जाए, सडन मूवमेंट, जैसे अर्थक्वेक आना, ठीक है, या ज्वालामुखी का फटना, ये सब क्या है, अधिक तीव्रता के कारण से होते हैं, ठीक है। और ये आपको दिखाई देते हैं। लेकिन कम तीव्रता वाले, जैसे हिमालय बढ़ रहा है तो ये आपको महसूस हो रहा है, नहीं महसूस हो रहा है ना। लेकिन अधिक तीव्रता जैसे अर्थक्वेक आता है तो आप लोग को महसूस होता है, ठीक है। तो कम तीव्रता वाले में क्या होगा, लिख लीजिए, पटल विरूपण संचलन। कैसा संचलन होगा, पटल, अभी आप लोग को बताया जा रहा है कि पटल विरूपण संचलन होता क्या है, ठीक है। थोड़ा ऐसे ही समझ लीजिए कि जैसे हिमालय जो है, हिमालय का बढ़ना, ये आप कम तीव्रता में आएगा क्योंकि ये आपको महसूस नहीं होता है, ठीक है। इसको अगर इंग्लिश में बात करें तो क्या कहेंगे, डायास्ट्रोपिक फोर्स मोमेंट, डायास्ट्रोपिक मोमेंट। और अधिक तीव्रता जो होगी जिसमें सडन मूवमेंट, मतलब आकस्मिक संचलन, ठीक है, अचानक से आकस्मिक संचलन, या बोले तो सडन मूवमेंट। ओके, ये जैसे कि
अर्थक्वेक आता है, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया, या फिर वेल्केनो, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब इसके एग्जाम्पल हैं आकस्मिक सडन मूवमेंट के, ठीक है, किसके हैं? सडन मूवमेंट के। लेकिन यहाँ पे जो, अब देखिए, कम तीव्रता या पटल विरूपण संचलन में जो हमको क्या है, महसूस ना हो, ठीक है, जिसको हम महसूस नहीं कर सकते हैं, वो किस में आते हैं? कम पटल विरूपण में या फिर कम तीव्रता वाले में, ठीक है। जिस और इसका जो है हमको बहुत लंबे टाइम के बाद इसका परिणाम देखने को मिलता है, ठीक है। और इसका आकस्मिक संचलन जिसकी तीव्रता अधिक होगी, अर्थक्वेक आया, तुरंत आप लोगों को पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे अर्थक्वेक आया है, ठीक है। लेकिन हिमालय बढ़ रहा है तो आप लोग को पता चल रहा है कि हिमालय बढ़ रहा है, या आप लोग अगर उसको डेली देखेंगे तब भी आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि हिमालय बढ़ भी रहा है, ठीक है, लेकिन वो डेली बढ़ रहा है, ठीक, क्लियर है। जैसे किसी पर्वत का निर्माण हो रहा है, ठीक है, तो ये आप लोग को पता नहीं चलेगा, इसके दीर्घकालिक परिणाम आप लोग को बाद में दिखेंगे कि वहां पे आप लोग गए, देखा कि अरे यहाँ पर तो पहाड़ था नहीं, अब कैसे हो गया, पर्वत कैसे आ गया। तो ये पर्वत निर्माण जो है इसी के अंदर आता है, पटल विरूपण संचलन के अंदर है, ठीक है। और इसमें पटल विरूपण संचलन जो है तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से? टेक्टोनिक मूवमेंट होता है, आइसोस्टैटिक और यू स्टैटिक, ठीक है। तो लिख लीजिए पटल विरूपण, इसमें क्या क्या आ गए आपके, जैसे पर्वत का निर्माण होना, ठीक है, हिमालय का बढ़ना, ये सब आ गया, जिसको हम क्या कह सकते हैं, महसूस नहीं किया जा सकता। लिख लीजिए इसमें पटल विरूपण वाले में, ठीक है, इसमें लिख लीजिए और इसमें भी लिख लीजिएगा। लिख लीजिए इसको, क्या लिखेंगे, इसको महसूस नहीं किया जा सकता है परंतु इसके दीर्घकालिक परिणाम देखे जा सकते हैं। पटल विरूपण में लिख लीजिए, इसको महसूस नहीं किया जा सकता है परंतु इसके दीर्घकालिक परिणाम देखे जा सकते हैं। और इसमें आप लोग कुछ समझ में आ ही गया आकस्मिक संचलन क्या है, इसको नाम से ही क्लियर है, आकस्मिक मतलब अचानक से आ गया सडन मूवमेंट, ठीक है, जिसमें वॉल्केनो और अर्थक्वेक आप लोग को दिखाई देता है, आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। आगे लिख लीजिए पटल विरूपण संचलन, क्लियर कर दे रहे हैं इसको, देखिए पटल विरूपण संचलन लिख लिया, पटल विरूपण संचलन। अब देखिए पटल विरूपण संचलन होते हैं, ये तीन तरह के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है विवर्तनिक संचलन, दूसरा समस्थैतिक संचलन और तीसरा होता है सुस्थैतिक संचलन। विवर्तनिक संचलन को टेक्टोनिक मूवमेंट कहते हैं, समस्थैतिक को आइसोस्टैटिक और सुस्थैतिक को यूस्टैटिक मूवमेंट भी कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि विवर्तनिक के संचलन में क्या होती है, स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति होती है। और किस तरह से होती है? देखिए स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति, जब टेक्टोनिक मूवमेंट जो है, ठीक है, अब यहाँ पे स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति हो रही है तो मतलब कहीं ना कहीं बल लग रहा है, और बल जो है किस दिशा में लगता है? एक दो दिशाओं में। कौन कौन सी? एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। जब ऊर्ध्वाधर दिशा में लगता है तो महादेशजनक संचलन होता है, और जब क्षैतिज दिशा में लगता है तो पर्वत निर्माणकारी संचलन होता है। अब देखिए महादेशजनक संचलन जब होता है तो यहाँ पे महाद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, मंगनी तट और ये महाद्वीपीय बेसिन की उत्पत्ति होती है। वहीं जब पर्वत निर्माणकारी संचलन होता है तो आपको बताया गया था महाद्वीपीय कटक और भ्रंश घाटी, इन सब का निर्माण होता है। ओके, यहाँ तक के लिए समस्थैतिक संचलन और सुस्थैतिक संचलन क्या होते हैं ये भी समझ लीजिए। देखिए जब कोई बाह्य कारकों से असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है, तब उत्थान या अवतरण की प्रक्रिया के द्वारा स्थल स्वरूप जो है वो संतुलन की दशा को प्राप्त करते हैं। ओके, ये दिशा नहीं होगा, दशा होगा, संतुलन की दशा को प्राप्त करते हैं, क्लियर है। जब कोई बाह्य कारकों के द्वारा असंतुलन की जब स्थिति पैदा होती है तो इन्हीं किसके द्वारा, इन्हीं मूवमेंट के द्वारा ही ये क्या करते हैं, उत्थान या अवतरण होता है, और इसी के द्वारा ही ये संतुलन की दशा को प्राप्त करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? लिख लीजिए अब आप लोग, लिख लीजिए समस्थैतिक संचलन, समस्थैतिक संचलन के द्वारा स्थल स्वरूप संतुलन की दशा को प्राप्त करते हैं। समस्थैतिक संचलन के द्वारा स्थल स्वरूप संतुलन की दशा को प्राप्त करते हैं जब किसी बाह्य कारकों के प्रभाव से, जब किसी बाह्य कारकों के प्रभाव से असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है, तब उत्थान या अवतरण की क्रिया के द्वारा, तब उत्थान या अवतरण की क्रिया के द्वारा
स्थल स्वरूप संतुलन की दशा को प्राप्त करते हैं, तब स्थल स्वरूप संतुलन की दशा को प्राप्त करते हैं। महासागर के नीतल पर महासागर के नीतल पर होने वाली समस्थैतिक संचलन को होने वाली समस्थैतिक संचलन को सुस्थैतिक संचलन भी कहते हैं। क्लियर है? अब लिख लीजिए विवर्तनिकी संचलन। ओके, क्या लिखेंगे? विवर्तनिकी संचलन या टेक्टोनिक मूवमेंट लिख लीजिए। फिर तो विवर्तनिकी संचलन लिख लिया, टेक्टोनिक मूवमेंट। अब देखिए ये जो है इसमें बल की दिशा टेक्टोनिक मूवमेंट है, कहीं मूवमेंट हो रहा है, संचलन हो रहा है, तो आप लोगों को सबसे पहले ही बताया गया था कि संचलन कैसे होता है। संचलन जो होता है कहीं ना कहीं कोई बल लग रहा है, तो इसमें बल की दिशा देखते हैं। तो इसमें जो बल लग रहा है वो दो दिशाओं में लग रहा है। कौन कौन से? एक लग रहा है ऊर्ध्वाधर दिशा में और एक लग रहा है क्षैतिज दिशा में। तो ये ऊर्ध्वाधर दिशा में जो बल लग रहा है इसको क्या कहा गया है? इसको कहा गया है महादेश जनक संचलन। ठीक है, इससे क्या हो, ऊर्ध्वाधर दिशा में जो बल लग रहा है इससे महादेश जनक संचलन होता है, और जो क्षैतिज दिशा में बल लग रहा है उससे पर्वत निर्माणकारी संचलन होता है। महादेश जनक संचलन में आप लोगों को बताया ही गया था अभी थोड़ी देर पहले ही, इसमें महादेश जनक संचलन से क्या चीज बनेंगे, क्या चीज, किन चीजों का निर्माण होगा? तो इससे महाद्वीपीय पठार बनेंगे, तटीय मैदान बनेंगे, महाद्वीपीय मंगतट बनेंगे और महाद्वीपीय बेसिन का निर्माण होता है। उसी तरह से पर्वत निर्माणकारी संचलन में जो है हमारा भ्रंश घाटी और कटक का निर्माण होता है। ठीक है, अब महादेश जनक संचलन जो है इसमें दो तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, एक उत्थान या निर्गमन की प्रक्रिया होती है और अवतलन या निजमन की। ओके, अवतलन या निमज्जन की। ओके, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए महादेश जनक संचलन। क्या हेडिंग डालेंगे? महादेश जनक संचलन। देखिए महादेश जनक संचलन इसमें क्या होता है, दो तरह की प्रक्रिया होती है। कौन कौन सी? एक उत्थान और निर्गमन की, और दूसरी जो होती है वो अवतलन या निमज्जन। ओके, उत्थान अपलिफ्टमेंट और निर्गमन इमर्जेंस। अवतरण को कहते हैं सब्सिडेंस और निमज्जन को कहते हैं सबमर्जेंस। ओके, तो देखिए ये होते क्या चीज हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए उत्थान क्या होता है, उत्थान की प्रक्रिया क्या होती है, निर्गमन क्या होता है और अवतलन और निजमन क्या होता है। ठीक है, ये चीजें समझ लीजिए। देखिए उत्थान की प्रक्रिया क्या होती है, जब उत्थान की प्रक्रिया होती है तो स्थल खंड का कोई भाग, ठीक है, ये देखिए ये आपका क्या है, ये स्थल खंड है। ठीक है, स्थल खंड का कोई भाग ऊपर की तरफ उठ जाता है तो क्या, किसका निर्माण होता है? महाद्वीपीय पठार का निर्माण होता है। वहीं जब निर्गमन की प्रक्रिया में महाद्वीपीय मैग्नेटाइट क्या होता है, बाहर आ जाता है, तब तटीय मैदान का निर्माण होता है। ओके, निर्गमन की प्रक्रिया में क्या होता है, जब महाद्वीपीय मैग्नेटाइट जो है बाहर की ओर निकल आता है, ठीक है, तो किसका निर्माण होता है? महाद्वीप तटीय मैदान का। और देख लीजिए अवतलन और निजमन में, तो अवतलन की प्रक्रिया में क्या होता है, जब स्थलखंड का कोई भाग नीचे की तरफ धंस जाता है। ठीक है, जब स्थलखंड का कोई भाग नीचे की तरफ धंस जाता है तो किसका निर्माण होता है? महाद्वीपीय बेसिन का निर्माण होता है। ओके, महाद्वीपीय पठार नहीं, महाद्वीपीय बेसिन का निर्माण होता है। जब स्थलखंड का कोई भाग नीचे की तरफ धंस जाता है तो अवतलन की प्रक्रिया से किसका निर्माण होता है? महाद्वीपीय बेसिन का। और वहीं निजमन की प्रक्रिया में क्या होता है, जब तटीय मैदान नीचे की तरफ धंसता है, ठीक है, जब तटीय मैदान जो है नीचे की तरफ धंस जाता है तब किसका निर्माण होता है? महाद्वीपीय मैग्नेटाइट का। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? फिर से एक बार देख लीजिए, उत्थान की प्रक्रिया में क्या होता है, जब स्थलखंड का कोई भाग ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है, जब स्थलखंड का कोई भाग ऊपर की तरफ उठता है तो महाद्वीपीय पठार की उत्पत्ति होती है। और वहीं जब महाद्वीपीय मैग्नेटाइट बाहर की ओर निकल आता है तो किसका निर्माण होता है? तटीय मैदान का निर्माण होता है। क्लियर है? दूसरा देखिए इधर, अवतरण की प्रक्रिया में क्या होता है, जब स्थलखंड का कोई भाग नीचे की तरफ धंसता है, ठीक है, स्थलखंड का कोई भाग नीचे की तरफ धंसता है तो महाद्वीपीय बेसिन की उत्पत्ति होती है। वहीं निजमन की प्रक्रिया में क्या होता है, जब स्थलखंड का कोई भाग, जैसे तटीय मैदान है, तो जब तटीय मैदान नीचे की तरफ धंसता है, निजमन की प्रक्रिया होती है, तो उसमें किसका निर्माण होता है? महाद्वीपीय मैग्नेटाइट का निर्माण होता है। क्लियर है? यहाँ तक लिख लीजिए आप लोग। महादेश जनक संचलन के अंतर्गत पहले इसका लिख लीजिए उत्थान और निर्गमन का, फिर इसके बाद में इसका बता देंगे। एक एक करके एक एक फिगर भी बनाइएगा, पहले इसका फिगर, पहले ये वाला डायग्राम बनाइएगा, फिर उसमें लिखिएगा, फिर उसके बाद में ये वाला डायग्राम बनाइएगा, फिर लिखिएगा।
हमने दोनों डायग्राम एक साथ में बना करके समझा दिया है, आप लोग अलग अलग करिएगा, ठीक है। पहले ये वाला डायग्राम बनाइएगा और उत्थान और निर्गमन की प्रक्रिया का लिखिएगा। लिखिए, महादेशजनक संचलन के अंतर्गत उत्थान की प्रक्रिया के द्वारा, महादेशजनक संचलन के अंतर्गत उत्थान की प्रक्रिया के द्वारा जब स्थलखंड का कोई भाग आसपास के सतह की अपेक्षा ऊपर की ओर उठ जाता है, जब स्थलखंड का कोई भाग आसपास की सतह की अपेक्षा ऊपर की ओर उठ जाता है, तो महाद्वीपीय पठार की उत्पत्ति होती है। तो महाद्वीपीय पठार की उत्पत्ति होती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, वहीं निर्गमन की प्रक्रिया के द्वारा, वहीं निर्गमन की प्रक्रिया के द्वारा जब महाद्वीपीय मंगनीतट जल की सतह से बाहर आ जाता है, तब तटीय मैदान का निर्माण होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब ये वाला डायग्राम बना लीजिएगा और उसमें लिख लीजिएगा। तो लिख लीजिए इसका, महादेशजनक संचलन के अंतर्गत अवतलन की प्रक्रिया के द्वारा जब स्थलखंड का कोई भाग आसपास की सतह की अपेक्षा नीचे की ओर धंस जाता है या नीचे की ओर चला जाता है, तो महाद्वीपीय बेसिन की उत्पत्ति होती है। वहीं निमज्जन की प्रक्रिया के द्वारा जब तटीय मैदान का कोई भाग सतह के अंदर चला जाता है, तो महाद्वीपीय मंगनीतट का निर्माण होता है। क्लियर है? देखिए, अब इसके बाद में था पर्वत निर्माणकारी संचलन। आप लोगों को ये समझ में आ गया ना? इतना समझ में आ गया? क्लियर है ये वाला महादेशजनक संचलन में आप देखिए 4 चीजों की उत्पत्ति होती है। अगर आ गया कि महादेशजनक संचलन में किन किन चीजों की उत्पत्ति होती है, या महाद्वीपीय पठार या तटीय मैदान या महाद्वीपीय बेसिन या मंगनीतट का निर्माण किस संचलन के द्वारा होता है, तो आप लोग क्या लिखेंगे? महादेशजनक संचलन के द्वारा। ठीक है, महादेशजनक संचलन के द्वारा। अब हमारा विवर्तनिकी में दूसरा था पर्वत निर्माणकारी संचलन। तो पर्वत निर्माणकारी संचलन हम लोग अगले टॉपिक में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।